हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जो हमारी पॉलिटी की जो रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है इसका पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू, रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट टू आज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से हम लोग कुछ अनुसूचियों को रिवाइज किए थे, जिसमें हमने भाग के बारे में रिवीजन किया था, उद्देशिका के बारे में हमने रिवीजन किया था। तो उसी के क्रम में आज के वीडियो में, यानी कि पार्ट टू में, आज की वीडियो में और कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से कुछ और चैप्टर का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी पढ़े हैं, आप अगर आपने एक बार भी पढ़ा है पॉलिटी को, तो वो आपको काफी मदद करेगा रिवाइज करने में। एग्जाम से पहले अगर आप उस चीज को रिवाइज करके जाएंगे तो वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जिसमें हमने 15 क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से हमने रिवीजन किया था। और इस वीडियो में अगेन जो 10 क्वेश्चन होगा, उस 10 क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और नए कंसेप्ट को सीखेंगे और रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस जो हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, रैपिड रिवीजन सीरीज, इस रैपिड रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम सारे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को क्वेश्चन के माध्यम से या मैराथन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आइए आप शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बात करी थी और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी उद्देशिका है, इस उद्देशिका में जो जस्टिस की जब बात की जाती है, जब उद्देशिका में जस्टिस की बात की जाती है तो जस्टिस हमारी उद्देशिका में 3 प्रकार का दिया गया है। इसमें एक जस्टिस है हमारा सामाजिक, सोशल, उसके बाद एक हमारा है इकोनॉमिक, उसके बाद एक तीसरा प्रकार का जस्टिस जो दिया गया है वो है पॉलिटिकल। तो हमारे उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई। सामाजिक सामाजिक न्याय की बात करी गई है, आर्थिक न्याय की बात करी गई है और एक राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। अब सामाजिक का मतलब होता है ये है कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक जो नागरिक होगा हमारे देश का, सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये होता है सामाजिक न्याय। उसके बाद आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक आधार पर, यानी कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो आर्थिक आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसको कहते हैं आर्थिक न्याय। और तीसरे प्रकार का जो न्याय है हमारे जो उद्देशिका में दिया गया है वो है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अगर इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जो राइट टू वोट होता है, क्या? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। राइट टू वोट का मतलब कि इस पूरे देश में हर एक व्यक्ति का जो वोट होता है, एक एक व्यक्ति का वोट समान होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का वोट हो या फिर किसी आम नागरिक का वोट हो। तो दोनों का वोट वोट की जो वैल्यू होती है दोनों की सेम होती है। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि हमारे उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी उद्देशिका में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संप्रभुता के बारे में, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संप्रभुता का क्या मतलब होता है। जब तक आपको संप्रभुता का मतलब नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उद्देशिका में संप्रभुता शब्द का वर्णन किया गया है कि हमारा देश एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब होता है कि अगर कोई देश संप्रभु देश है तो आंतरिक और बाहरी मामलों में वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब कि कोई देश अपने आंतरिक,
कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, आंतरिक और बाहरी मामलों में, बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी कि वो किसी भी देश की सत्ता के अधीन नहीं है कि अपना जो कोई, जैसे भारत देश है तो भारत अपना जो इंटरनल डिसीजन लेगा वो अपने आप से ही लेगा, किसी देश पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं है कि किसी देश के अधीन है भारत। तो भारत एक संप्रभु देश का मतलब कि भारत जो अपना इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजन लेगा, आंतरिक और बाहरी मामलों में जो डिसीजन लेगा वो पूरी तरह से अपने आप से ही लेगा, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। तो इसी को कहते हैं संप्रभु। अब इसमें कह रहा है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। पहला ऑप्शन, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो क्या भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित होगी? तो आंसर होगा नहीं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत संप्रभु देश नहीं है। तो भारत पूरी तरह से संप्रभु है और भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य भी है। अब ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह होता है जो कभी या किसी न किसी रूप में कभी ब्रिटेन के अधीन थे। जैसे भारत ब्रिटेन के अधीन था तो भारत भी राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है तो भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव पड़ेगा। भारत की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर हमारा सही होगा। अब ऑप्शन बी कहता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की संप्रभुता कम हो जाएगी। संप्रभुता कम होने का मतलब कि भारत ब्रिटेन का अगर ब्रिटेन के अधीन था तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इसका ये कहीं से कहां तक मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो भारत की संप्रभुता राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने की वजह से कम नहीं होती। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? आंसर केवल और केवल वन सही होगा। तो राष्ट्रमंडल के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह होता है जो किसी न किसी रूप में कभी ब्रिटेन से जुड़े रहे हैं या उन देशों पर औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेन का शासन था और बाद में वे स्वतंत्र हो गए हैं, तो उस वो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं। तो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में कुल 53 देश हैं जो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं। पहले 54 था, उसके बाद इस समय वर्तमान में कुल कितने सदस्य राष्ट्रमंडल के? 53 सदस्य हैं। तो आई होप कि ये सवाल, यहाँ से आप दो चीजों को ध्यान रख सकते हैं, संप्रभुता किसको कहते हैं और राष्ट्रमंडल क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था यूपीपी से मेंस में। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कहता है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? इसके बारे में सवाल पूछा गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेकर के ये सवाल पूछा गया है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पहले तो आप ये बताइए कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया कहाँ से गया है? क्योंकि पिछला वीडियो में जो हमने क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, जो संविधान के स्रोत है, हमारा जो संविधान बना है वो किस देश से कहाँ कहाँ से चीजों को लेकर के बनाया गया है, उसके बारे में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी डिटेल में चर्चा करी थी। तो ये आपका HW होगा कि आप इसको बताइए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश से लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो ये इसमें आप यहाँ ए ऑप्शन बनाइए। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये ए ऑप्शन है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, ए ऑप्शन है, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में समान प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन बी है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। अगर ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के, तो इसको आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। जैसे अब ये वाला देखिए ऑप्शन सी कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, यहाँ तक तो सही है, और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये गलत है। सरकार लोग निर्वाचित तो होती है लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जा सकती। सरकार लोकसभा जो होता है, राज्यसभा, उसके प्रति, लोकसभा जो होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था का सिंपल मतलब ये होता है कि संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है।
तो संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हमने लिया है ताकि इन सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। छोटे छोटे सवाल इसी से बनाए जाएंगे, तो इसलिए हमने इस तरह के सवाल लिए हैं जो बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो ये आपको पता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑप्शन ये हमारा तो सही होगा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। उसके बाद ये कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब अभी हमने बताया कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में अपने डिसीजंस को लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का वर्णन उद्देशिका में भी किया गया है। अगर आपने ध्यान से उद्देशिका को पढ़ा होगा, पिछले वीडियो को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात उसमें करी गई है। उसके बाद भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये तो आपको पता ही है कि लोकतंत्र भारत में है। उसके बाद भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का मतलब वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, जब आप नीति निदेशक तत्व तो पढ़ेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ही है ये है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्टेब्लिश करना है, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश करना है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों के चारों ऑप्शन क्या है? इसमें सही होगा। तो चारों का ऑप्शन इसमें डी आंसर मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। तो डीपीएसपी डीपीएसपी जो है, जो हमारा 36 से 51 तक आर्टिकल है, इस 36 से 51 तक के आर्टिकल में डीपीएसपी के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 4 में। इसको भी हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला था कि अगर कभी भी फैक्चुअल नॉलेज पे क्वेश्चन आता है तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसमें जैसे क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यानी कि भारत सेमी फेडरल है? सेमी फेडरल। अब सेमी फेडरल किसने कहा था, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो इसका इसमें कुछ और कंसेप्ट तो है नहीं, तो सिंपल याद कर लेंगे आप इसको, केसी वियर ने कहा था। अब सेमी फेडरल का मतलब क्या होता है? सेमी फेडरल का मतलब ये होता है कि भारत में बहुत सारी चीजें एकात्मक शासन के रूप में है और बहुत सारी चीजें संघात्मक की व्यवस्था के रूप में है। बहुत सारे लक्षण आपको एकात्मकता के दिखेंगे और बहुत सारे लक्षण आपको संघात्मकता के दिखेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन था कि भारत पूरी तरह से क्या एकात्मक है या कि भारत पूरी तरह से संघात्मक है। तो न तो भारत पूरी तरह से एकात्मक है, न तो भारत पूरी तरह से संघात्मक है। इसलिए केसी वियर ने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक है, यानी कि आधा संघात्मक है आधा एकात्मक है। तो उनका ये स्टेटमेंट है केसी वियर का। अब अगर हम डिटेल में पढ़ रहे होते तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता कि एकात्मकता क्या होती है, संघात्मकता क्या होती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा तेज चलेंगे ताकि हमारा रिवीजन कंप्लीट हो सके, तो इसलिए इसको हम ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्चुअल नॉलेज पे ही बेस्ड है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आंसर इसका क्या होगा? 22 जुलाई 1947। ये कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि भारत की संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, वो 3:2 के अनुपात में होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब यहाँ से आप हर एक आर्टिकल के बारे में, यहाँ से आर्टिकल की शुरुआत हो जाएगी कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, यहाँ से आर्टिकल की शुरुआत होती है। तो आप अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है?
नया राज्य बनाने के अधिकार। इसको अब क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आंसर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले आर्टिकल 1 में क्या है इसको समझिए, आर्टिकल 2 में क्या है इसको समझिए, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है और आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 हालांकि नागरिकता से संबंधित है, तो इसको हम आगे जब नागरिकता के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे उसके बाद इसको देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 1 2 3 4 को हम यहाँ पे डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया, ध्यान से, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, a union of states rather than federation of states। फेडरेशन ऑफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारत है, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट की बात करी गई है। आप इस पे कई बार सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है भारत। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 के बारे में इतनी चीजें कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 2 के बारे में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है इसको समझिए। कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहता है लोगों को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है और आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 2 का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, एडमिट या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट की बात करता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में कहता है कि नए राज्यों के गठन के बारे में बात करी गई। आर्टिकल 2 में किसकी बात की जाती है? नए राज्यों के गठन के बारे में बात करी जाती है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के गठन के बारे में बात की जाती है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। खाली जगह पे एक सेकेंड, खाली जगह ले लेते हैं, वहां पे ये काफी अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे है। अब इसको समझते हैं आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कलर चेंज करते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों के गठन के बारे में बात करता है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो हिस्सा नहीं है। नए राज्यों के गठन के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 2 में। और किस नए राज्य के बारे में गठन की बात की गई? जो भारत के राज्य में नहीं है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया का जो मैप होता है, ये कुछ रफ डायग्राम इंडिया के मैप के बारे में बना लेते हैं। तो भारत मान लेते हैं कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे मान लेते हैं नेपाल का ये कोई क्षेत्र है। तो भारत अगर नेपाल के क्षेत्र को जीत लेता है, कोई राज्य को जीत लेता है और उसको भारत में एक नए राज्य का दर्जा दे देता है, तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत क्या आएगा? आर्टिकल 2, क्योंकि ये देखिए भारत का हिस्सा नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था, भारत इसको जीत लिया। अब ये अपने राज्य में, अपने अपने देश में मिला लेता है, तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत इस राज्य का गठन होगा। आर्टिकल 2 का मतलब होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन जो भारत का हिस्सा नहीं है। यानी कि ये देखिए नेपाल के क्षेत्र को जीता, तो पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था, अब इसको भारत में शामिल किया गया है, तो ये आर्टिकल 2 के तहत होगा। अब उसके बाद आर्टिकल 3 को समझिए, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल, इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा ताकि आपको आसानी होगी। रीएडजस्टमेंट, इसका क्या मतलब होगा? कि नए राज्यों के गठन, इसमें भी बात करी गई, यहाँ पे भी नए राज्यों के गठन की बात करी जाती है।
यहाँ पे भी नए राज्यों के गठन की बात करी जाती है, लेकिन कौन से नए राज्य को गठन के बारे में, जो पहले से ही भारत में हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा कि जब तेलंगाना बनाया गया था, तो तेलंगाना जब बनाया गया था तो आंध्र प्रदेश जो है उससे ही काट करके अलग किया गया था, उससे ही काट कर बनाया गया था। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट किया गया, तो ये किया गया था अंडर आर्टिकल 3 के तहत। तो अगर आप बाहर के किसी राज्य को जीतते हैं, उसको उसके बाद उसको भारत में शामिल करते हैं, तो दिस विल कम अंडर आर्टिकल 2। बट एट द सेम टाइम अगर आप भारत में ही किसी राज्यों को डिवाइड करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देना है, उत्तर प्रदेश को दो पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं, तो ये किस कानून के तहत, किस आर्टिकल के तहत होगा? ये होगा अंडर आर्टिकल 3 के तहत। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट की जो बात करी जाती है वो आर्टिकल 3 में करी जाती है, और आर्टिकल 2 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन, जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में आर्टिकल 2 बात करता है। उसके बाद अगर एरिया को बढ़ाना है या घटाना है, उसके बाद अगर एरिया को, बाउंड्री लाइन को, भारत की जो बाउंड्री लाइन है उसको बढ़ाना है, बाउंड्री लाइन को घटाना है, बाउंड्री लाइन को बढ़ाना है, बाउंड्री लाइन को घटाना है, उसके बाद या किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, या फिर किसी की बाउंड्री लाइन को, किसी राज्य की बाउंड्री लाइन को कम या ज्यादा करना है, तो ये किसके तहत आएगा? आर्टिकल 3 के तहत आएगा। तो आर्टिकल 1 में हमने क्या बताया? आर्टिकल 1 में बताया कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में हमने बताया कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों के गठन के बारे में बात करी जाती है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन, जो भारत का हिस्सा नहीं है, तो आर्टिकल 2 में होगा। आर्टिकल 3 में बात करी जाती है कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। हाँ, और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 के बारे में भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि जो इसको लेकर के जो संशोधन किया जाएगा, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लेकर के जो संशोधन किया जाएगा, वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगा, ये कहता है आर्टिकल 4। और आर्टिकल 5 में नागरिकता से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसमें कह रहा है कि जैसे यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन करना है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसको हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो हमारी पहली अनुसूची है, जो हमारी पहली अनुसूची है, वो राज्यों के बारे में बात करती है, राज्यों के बारे में बात करती है। तो अगर नए राज्यों के गठन की बात करनी होगी तो हमें पहली अनुसूची में क्या होगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो अनुसूचियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, ताकि आपकी अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी कई सारे सवाल बनते हैं, इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, कि जिससे कि हमारा कहीं से कहाँ तक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे नहीं ना पाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इसको अब हम ध्यान से देखेंगे कि कौन सा राज्य का गठन कब कब किया गया है और किस तरह से किया गया है, ताकि हमारा किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला राज्य का जो गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन है? तो आंसर विल बी आंध्र प्रदेश, एंड दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1953। तो ये हमारा आंसर हो जाए। लेकिन अब ये पूछा है कि कौन से राज्य का गठन कब कब किया गया है, तो हम एक बार एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन से राज्य का गठन कब कब किया गया है। तो सबसे पहले गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा, तो ये 14वां स्टेट बना था, 14th स्टेट। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद हमारा गठन हुआ था गुजरात का, तो आप इसको नोट करेंगे। गुजरात का गठन हुआ था 15वें स्टेट के रूप में, 15वां राज्य गुजरात का गठन हुआ था। उसके बाद गुजरात के बाद गठन हुआ था नागालैंड का, नागालैंड का गठन हुआ था 16वें राज्य के रूप में। नागालैंड के बाद गठन हुआ था हरियाणा का, हरियाणा का गठन हुआ 17वें राज्य के रूप में। हरियाणा के बाद गठन हुआ हिमाचल प्रदेश का, किसका? हिमाचल प्रदेश का, इसका गठन हुआ 18वें राज्य के रूप में। उसके बाद गठन होता है हमारा मणिपुर का, मणिपुर का गठन होता है 19वें राज्य के रूप में। उसके बाद मणिपुर के बाद गठन होता है त्रिपुरा का। इस पूरी लिस्ट को आप ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा का गठन होता है 20वें राज्य के रूप में। त्रिपुरा के बाद गठन होता है मेघालय का।
मेघालय का गठन होता है 21वें राज्य के रूप में, 21st स्टेट के रूप में। मेघालय के बाद हम आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम का गठन कब होता है? सिक्किम का गठन होता है 22वें राज्य के रूप में। ये आपको अगर याद रहेगा तो आप ऑर्डर को सही से मैच कर पाएंगे। सिक्किम के बाद गठन हुआ था मिजोरम का। सिक्किम के बाद मिजोरम का गठन हुआ था, और मिजोरम का गठन हुआ था 23वें राज्य के रूप में। मिजोरम के बाद आंध्र प्रदेश का हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 24वें राज्य के रूप में। उसके बाद गोवा का गठन हुआ था 25वें राज्य के रूप में। गोवा के बाद फिर आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का गठन किसके राज्य में? 26वें राज्य के रूप में हुआ था। छत्तीसगढ़ के बाद हुआ था उत्तराखंड। उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। उसके बाद हुआ था झारखंड का। झारखंड का गठन हुआ था 28वें राज्य के रूप में। और लास्ट में हुआ था तेलंगाना का। तेलंगाना का गठन हुआ था 29वें राज्य के रूप में। अब अगर ये आपको ऑर्डर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे इस ऑप्शन को देखिए, तो महाराष्ट्र है इसमें, हरियाणा है, राजस्थान है, हरियाणा। अब अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा का गठन, यहाँ पे देखिए, हरियाणा के पहले गुजरात है, नागालैंड है, तो इसमें गुजरात और नागालैंड नहीं है, तो हरियाणा 17वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा? हरियाणा ऑप्शन हमारा होगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, और वही में लिखा है हरियाणा पहले, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन कौन सा? डी वाला। तो ये अगर आपको ऑर्डर याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखिए आप। इसमें दिया है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में कौन से राज्यों का गठन कब कब किया गया था? तो अगर इसको आप अपने पिछला जो लिस्ट हमने बताया, अगर वो आपको लिस्ट याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब जैसे इसमें अगर मैं बताऊं तो नागालैंड, गुजरात के बाद नागालैंड हुआ था, तो नागालैंड का गठन हुआ। अब इसमें देखिए, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। नागालैंड पहले दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे मेघालय है, मेघालय, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का काफी बाद में गठन हुआ, तो ये भी नहीं होगा। सिक्किम का गठन हुआ था 22वें राज्य के रूप में, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो हमने ऑर्डर अभी बताया वो ऑर्डर को आप ध्यान रखेंगे। अब इसी कड़ी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के आधार पर कालानुक्रम बताइए और अंत में दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। कि छत्तीसगढ़ का गठन, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, तो किस राज्य का गठन कब कब किया गया था? ये सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आसानी से आप सारे सवाल को कर पाएंगे। अब जैसे, अब इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर उस सीक्वेंस याद है तो आप कर पाएंगे। 22वें राज्य के रूप में गठन हुआ था सिक्किम का। सिक्किम का गठन 22वें राज्य के रूप में किया गया था। अब सिक्किम के बाद गठन किया गया था किसका? मिजोरम का। सिक्किम के बाद 23वें राज्य के रूप में मिजोरम का गठन हुआ था। उसके बाद 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद 25वें राज्य के रूप में गोवा का गठन किया गया था। तो ये अगर सीक्वेंस याद रहेगा तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहला हमारा राज्य हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन आप देखिए, चौथे में कौन पहले आ रहा है? ये यहाँ पे पहले आ रहा है, इस ऑप्शन में पहले आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। अब ये देखिए, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड काफी बाद में गठित हुआ था। उसके पहले अरुणाचल प्रदेश आ गया था। तो चौथे के बाद कौन सा होगा? हमारा दूसरा होगा। अब दो ही चीज मैच कर रही है तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। और ये बाकी चीज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कुछ 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से देखा कि किस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस पे जो कंसेप्ट है उसको भी हमने देखा। तो अगर आप पूरी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं अपने पूरे सिलेबस को, तो इस सीरीज को फॉलो करिए, ताकि इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमने इन सारे क्वेश्चन को जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए, जैसे पीसीएस का एग्जाम में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया, तो हमने इसलिए इन सारे क्वेश्चन को लिया है ताकि इनके माध्यम से आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे कंसेप्ट तैयार हो सके। छोटे छोटे क्वेश्चन को लेने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ रटना हो जाएगा। यहाँ इन सारे क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट को भी सीख पाएंगे, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग हम 4 से 5 क्वेश्चन को तैयार कर सकें। अब जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, तो उस इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर
सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो इस पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं आर्डर को देकर के, कौन सा राज्य का गठन कब किया गया था। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे ताकि हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिवीजन हो सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा अगला पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम फिर से 10-15 क्वेश्चन के माध्यम से फिर से कुछ और चैप्टर का रिवाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जितने भी टाइप के जो अपडेट हो, जो भी अपडेट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कौन सा वीडियो कौन से सब्जेक्ट को आपके वीडियो मिलने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो अपनी राय को, अपने ओपिनियन को जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।